होगा कि स्थिर ताप पर, भाई ताप स्थिर रखना पड़ेगा सर उस समय। कोलरोस के नियम का अनुप्रयोग करा दो। हाँ, स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलय से बने विलयन का आवास दाब, ये यहां पर है ना, आवासशील विलय से बने विलयन का आवास दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना सा स्टेटमेंट है, स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलय से बने विलयन का आवास दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो दिखा वही अपन ने लिखा है यहाँ। सर ये 2 नंबर और 3 नंबर आप लोगों ने, 3 लोगों ने अपनी बात रख दी, फिर तीनों की बात कट गई, तो मुझे एक एक करके दोबारा से बोलो तो मैं एक एक करके आपको बताऊं। समीकरण के अनुप्रयोग समझा दो सर। ननष्ट समीकरण के अनुप्रयोग, 1 मिनट में लिख लूं ये बात कि मुझे ननष्ट समीकरण के अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, ननष्ट समीकरण बताना है। और किसी का क्या डाउट है? सर इसके पराशरण दाब का एक सवाल करवा देना सर कोई। पराशरण दाब का सवाल, हाँ सवाल पराशरण दाब का। सर नर नष्ट लोहे पे समीकरण जंग, का सवाल। लोहे पर जंग, सर ननष्ट संकरण का संकुल सवाल, का। ननष्ट का सवाल। हाँ, और क्या करना है? सर संकरण, संकुल का संकरण, संकुल का। संकुल में संकरण। ठीक है, संकरण। और बस ये 4 चीजें। सर राउल्ट का नियम 2 नंबर और 3 नंबर में कितना करना है? देखो, राउल्ट का नियम अगर तुमसे पूछा कि राउल्ट का नियम लिखिए, तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलय से बने विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये 1 नंबर 2 नंबर में यही रहेगा। 2 नंबर में तो ये लाइन और लिख देना बस, लेकिन 3 नंबर या 4 नंबर में आया तो ये पूरा लिखना है। 3 या 4 में पूरा लिखना है। ठीक है, और ये भी देख लेना कि वाष्पशील के लिए आया कि अवाष्पशील के लिए आया। उसमें तो सिद्ध होता ही नहीं है, उसमें सीधा सूत्र आता है ना, बस आपको पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, मतलब आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। वाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलय और विलायक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। फिर ग्राफ बना दो, है ना। जो उसका पालन करे वो आदर्श, जो पालन ना करे वो अनादर्श, है ना। हाँ, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो भाई, मैंने बोर्ड पे लिख लिए। एक सवाल और है। हाँ, 1 मिनट में जरा इसको। सर कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग करा दो। कोलराश के नियम के अनुप्रयोग, मैं लिख लूँ ये भी कोलराश का नियम के अनुप्रयोग सबसे सरल है लेकिन समय बहुत ज्यादा लेते हैं। ये 5 बातें बतानी है, मैं बस इंक डाल रहा हूँ, 1 मिनट करवा रहा हूँ अभी, और बाकी और जब तक बोल दो आप और लोगों का कुछ फोकस। नियम भी बता दो। क्या? द्रव्य आपकी आवाज, अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है? लिख लेता हूँ मैं ये भी। द्रव्यानुपाती क्रिया, ठीक है। और असामान्य अणु भार। असामान्य होगा। सर कोलरास का नियम यदि 4 नंबर में आया तो उसके अनुप्रयोग भी समझाने पड़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब 4 नंबर में आया तो एक पूरे एक मतलब नंबर का स्टेटमेंट, 1 नंबर का स्टेटमेंट, 3 अनुप्रयोग समझा दो। वैसे तो वो कहता है कि इतने अनुप्रयोग समझाओ, 1 या 2 या 3। मतलब वो खुद ही बोल देता है। हम्म, और किसी का कोई कष्ट हो तो रख दो भाई, अब बस इंक भरी होने वाली है, लास्ट पेन बचा है, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा बताना। सर बड़े परिवर्तन करा देना।
परिवर्तन कौन सा, बड़े में कौन सा? बुक पे तो आपको बहुत सारे दिए हैं बड़े परिवर्तन आपकी बुक पे पीछे हैं। धार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। हाँ, एक मिनट, कौन से अम्ल से बोला है आपने? फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल है ना? हाँ सर। एसिटिक अम्ल, ठीक। आवाज कटते जा रही है। नहीं, वो ब्लूटूथ हट गया था, मैंने वापस कनेक्ट, उसके बाद नहीं आ रही, मैंने लगा तो रखा है। अब नहीं आ रही, तो ज्वाइन करके देख, उस समय आ रही थी। एक ने 12th नाम से ज्वाइन की, देखो कैसे फर्जी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उसमें। कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। ठीक है। क्या? वो सोचते हैं कि यार अपन ने इधर कोचिंग वोचिंग पढ़ी नहीं, कि हो सकता है ये कुछ खास दे रहे हो। ठीक है। परिमाण सन्निध्याय भी होंगे तुम्हें कुछ खास दिए थे, हमसे तो कहने आए थे कल। कल कहने आए थे इम्पोर्टेंट चाहिए तो हमसे ले लो। इम्पोर्टेंट दिए थे परिमाण सर। हमसे कह रहे थे कल इम्पोर्टेंट चाहिए था, हमें बता देना। बच्चों से उनका दे दो तुम तो, कि क्रेडिट आप मत लेना, मैं नहीं लूंगा, तुम ही ले लो, तुम तो दे दो। सर बिलियन से कितने नंबर का आता है? बेटा जो चैप्टर जितने नंबर का है उतने का ही आएगा, 7 नंबर का है तो 7 का ही आएगा। बिलियन 7 का है ना, और विद्युत रसायन 9 का है, और रासायनिक बलगति की भी 7 का ही है। ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर 6-6 नंबर के, सर बाकी सेल सारे भी चैप्टर सामने देना तुम्हारे एक बार। 7-7 नंबर के हैं। हाँ? क्या बोला आपने? सर सेल सामने देना, सेल की क्रियाएं। कौन से वाले सेल की क्रिया? डेनियल सेल। डेनियल सेल की क्रिया, डेनियल सेल। मैं कोशिश करता हूँ जितने मैक्सिमम हो जाए अभी। छोटे से क्वेश्चन से उठाता हूँ पहले मैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, ये एक ही नंबर का है, छोटा सा ही। एक्चुअली गुल्डबर्ग और वागे लिख दो या वाजे लिख दो, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, नॉर्वेनियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि कोई भी जो क्रिया चलती है, उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक पर डिपेंड करती है, और अभिकारक के भी सक्रिय द्रव्यमान पे। और सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? ऐसा अभिकारक की मात्रा जो मोल प्रति लीटर में दर्शाई जाती है, उसको सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। मोल प्रति लीटर में दर्शाई गई सांद्रता को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। जो शायद अभी प्री बोर्ड में पेपर में आया था तुम्हारे, की सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है, इसीलिए, है ना। तो गोल्डबर्ग और वाजे ने कहा था कि किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के क्या होती है? समानुपाती होती है। यदि अभिकारक, यदि अभिकारक एक से अधिक है, यदि अभिकारक एक से अधिक है, तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की, हेलो, बड़े हाँ हाँ, घर पे ही होगी। हाँ तो पढ़ाया, तो पूछ, फोन करके घर पे कह दो ना, उनके नंबर है क्या तुम पे? मैं कोचिंग पे हूँ, मैं कोचिंग पे हूँ, वो घर पे है, तो आप पूछ के चले जाओ ना। हाँ हाँ, तो यदि अभिकारक एक से अधिक है, तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों
के सक्रिय द्रव्यमानों, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ये गोल्डबर्ग और बाजे ने दिया, ओटी में पूछ लेते हैं, कहां के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, और इनका ईयर भी अगर याद करना चाहो तो ईयर भी दिया होगा उस पर, 78 या 1700 या 1868 है शायद, 67 या 68। कितना है बेटा, ऑनलाइन कोई बता रहा है? 1867। 1867 है ना। ये साल अब वो देख के याद कर लेना अगर वो पूछ लेते। वैसे देखो साइंस में ऐसी चीजें पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन वो पूछ लेते कभी कभी, इसलिए आप देखो इसमें आपको क्लियर बोला कि कोई भी अभिक्रिया, जैसे अब ए नाम का अभिकारक है, कुछ उत्पाद बना रहा है, आपको ये उदाहरण बताना पड़ेगा। जैसे अभिकारक है, कोई भी अभिकारक में, चलो यहाँ अभिकारक लिख देता हूं, तो अभी इसका मतलब है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर ये दर समानुपाती होगी किसके, अभिकारक के। ये ब्रैकेट किस चीज को बताता है, सांद्रता को, और वो भी कौन सी सांद्रता, सक्रिय द्रव्य। सक्रिय सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर में दर्शाई गई सांद्रता। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ए नाम का अभिकारक है और कुछ उत्पाद बना रहा है, तो दर समानुपाती होगी ए की सक्रिय सांद्रता के। अगर ए का सक्रिय द्रव्यमान x है तो उसके समानुपाती। अगर अभिकारक दो है, ए और बी दो लोग हैं, इसका सक्रिय द्रव्यमान x और इसका y है, और उत्पाद बना रहा है कुछ, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी a पर घात x और इनटू b पर घात y। यानी किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ए बी सी जितने भी लोगों सब गुणनफल में लिख दो। हाँ ये जरूर है कि सक्रिय द्रव्यमान समीकरण में जो दिखाई दे रहा है हमेशा वही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सक्रिय द्रव्यमान एक प्रायोगिक मान है जो प्रयोग करने से पता चलता है कि ये कितना आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे समीकरण में ए का मान और बी का मान जो हमें दिख रहा था, इसका एक्स और इसका वाई दिख रहा था, लेकिन जब प्रयोग किया तो एक्स में से एम और एन में से वाई सक्रिय, वाई में से एन सक्रिय हुआ, तो वो समीकरण में नहीं दिख रहा था। तो अभिक्रिया की दर में समानुपाती होगा ए पर एम और बी पर वाई, जो समीकरण में नहीं दिख रहे थे ये दोनों। कहां से आई ये दोनों एम और एन, तो प्रयोग करने पर जब हमें पता चला कि इसका सक्रिय द्रव्यमान एम हुआ और इसमें से एन, तो ये प्रायोगिक मान है। जो प्रयोग में जो सक्रिय होता है उसी को लिखते हैं, और इसीलिए जो सक्रिय द्रव्यमान है वो आप घात पे लिखते हो और समानुपातिक चिन्ह हटा देते तो क्या आ जाता है, के, और इसी को आप कहते हो दर समीकरण। ये क्या है आपका, दर समीकरण है, और दर समीकरण में अभिकारकों के जो घातांक हैं उसके योग को ही आप क्या कहते हो, ये एम था ना, एम और एन, ये इसको ही आप क्या कहते हो, कोटि। दर समीकरण में अभिकारकों के घातांकों के योग को कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई घात दे रखी हो, समीकरण दे रखा हो, कोई दर समीकरण ऐसा लिख के दिया हो, दर बराबर के और कुछ घातें दे रखी, वो जोड़ दो तो कोटि हो गई, ऐसा देते हैं वो कई बार, ठीक है। तो मैं मान लू द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जिसने पूछा था क्या उसको समझ आया? यस सर। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम खत्म। अब डेनियल सेल, सेल में आपको ये पता होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है उस क्रिया को अपचयन। ऑक्सीकरण जिस क्षण पर होता है उसे एनोड कहते हैं, और अपचयन जिस क्षण पे होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो इसीलिए आपने जब यहाँ ये छड़ें ली, अब ये एक जिंक की छड़ आपने दो अलग अलग पात्र में लिया था, डेनियल सेल तो अर्ध सेल थे ना उसमें, तो ये यहाँ जिंक की छड़ थी, यहाँ कॉपर की छड़ थी। इस पर ऑक्सीकरण हो रहा था इसलिए ये एनोड है, इस पर अपचयन हो रहा था इसलिए ये कैथोड है। दोनों को लवण सेतु से जोड़ दिया था आपने, दोनों को एक तार द्वारा आपने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया था। तो क्रिया विधि, एनोड पर जो जिंक की छड़ है इसका ऑक्सीकरण होना है, और यहाँ जो कॉपर की छड़ आपने कॉपर सल्फेट में डुबाई हुई है
ये जिंक सल्फेट में है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं होता, तो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर आयन बनेंगे उनका अपचयन होगा। तो क्या होता है, क्रियाविधि लिखनी है आपको। इसने पूछा कि सेल की क्रियाविधि कैसे लिखते हैं, तो एनोड पर क्या हुआ वो लिखते हैं, एनोड पर क्रिया। तो कैसे लिखेंगे, जिंक था, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो जिंक पे तो धन आयन आ गए। फिर कैथोड पर अभिक्रिया, तो कैथोड पर क्रिया में कौन है, कॉपर है, आयन, वो वहां गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण की और वो उदासीन हो गया। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, दोनों को जोड़ के लिख दो, इसको तो जिंक प्लस कॉपर आयन, ये लिख दिया, ये लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो तीर के बाद जिंक आयन और कॉपर। इसमें खास बात, जिंक कैसा था, सॉलिड, कॉपर आयन बना यानी कैसा हो गया, एक्विटिक। कॉपर आयन था, एक्विटिक था, सॉलिड हो गया। ये खास बात थी, मतलब ये छड़ सॉलिड थी तो इससे आयन बन के वो घुल गया, एक्विटिक हुआ, और ये आयन था, ये इस पे आके जमा हो गया, सॉलिड। इसलिए ये छड़ क्या होती गई, घुलती गई। और ये छड़ कैसी होती गई, मोटी होती गई है समय के साथ। इसलिए समय समय पे आपको एनोड बदलना पड़ता है, क्योंकि जिंक की छड़ घुल ही जाती है। अब इसी को वो सेल के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सेल के रूप में, सेल के रूप में लिखना समझ पा रहे हो। सेल के रूप में लिखने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सेल अभिक्रिया है ये, पर इसे सेल के रूप में भी लिखा जाता है ना, तो उसके लिए एनोड डबल ऑब्लिक कैथोड, यानी एनोड पर हुई क्रिया को डबल ऑब्लिक से सेपरेट करके कैथोड पर हुई क्रिया के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और एनोड पर आप जानते हो ऑक्सीकरण, यानी इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, ऑक्सीकरण डबल ऑब्लिक अपचयन, ये सेल के रूप में दर्शाया जाता है। और जब आप ऑक्सीकरण लिखोगे, जैसे ये ऑक्सीकरण नंबर में भी आता है उसमें ऐसा तीर लगाने की बजाय सिंगल ऑब्लिक लगाते हैं। और छड़ का क्या हुआ वो बताना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं, छड़ सॉलिड थी, आयन बनना, ऐसे। यहां पर ये आयन था, सॉलिड हुआ, ऐसे। छड़ का क्या हुआ वो बताते हैं हम। तो देखिए आप, जैसे डेनियल सेल के लिए लिखना है, तो ऑक्सीकरण हुआ था, किसका था, जिंक का। तो ये रहा जिंक, कैसा था ये, सॉलिड। जिंक से क्या बना वो, जिंक आयन बना, यानी कैसा हुआ, एक्वेटिक। यानी जिंक की जो सॉलिड छड़ थी वो लगातार मोटी होती गई कि पतली, पतली। तो जो छड़ है, छड़ एक्चुअली उसके बारे में बताएंगे कि वो छड़ जो सॉलिड थी वो घट रही है। फिर हमने लगाया डबल ऑब्लिक। अब किसके बारे में बताएंगे, अपचयन, यानी कैथोड पर क्या हुआ, ये कैथोड पर कौन था, कॉपर आयन था, जो कि एक्वेटिक था। किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंगल ऑब्लिक से बताएंगे हम, सॉलिड में, यानी कॉपर में। सॉलिड, सॉलिड मतलब छड़ पे जमा हुआ, तो वो छड़ कैसी होती गई, मोटी, यानी उस पर लगा देंगे प्लस। ये हो गया डेनियल सेल। आई कुछ समझ में ये चीज, हाँ सर। क्लियर हुआ भाई, जिसने पूछा था कि सेल लिखना है, हाँ सर, हो गया। सेल अभिक्रिया, ठीक। अब है आपके पास, हाँ किसी ने पूछा, हाँ सर ऐसे उसमें होती है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? क्या और रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर, वो दर तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत है। अभिकारक भी दिया हाँ, और उत्पाद भी दिया, और दोनों अभिकारक पे। सर अपन ने पहले जब वो दर उसमें लिखा था कि समय के सापेक्ष अभिकारक और उत्पाद दोनों परिवर्तित। एक्चुअली अगर वो उत्पाद पे भी निर्भर करती तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम देना नहीं पड़ता। उस द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में यही कहा कि यार तुम गलत बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि यार अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को कहते हैं, तुम गलत बोल रहे हो, उत्पाद पर डिपेंड नहीं करता, परिवर्तन होता है ये सच है, लेकिन डिपेंड वो अभिकारक पे करता है। अभिकारक जितना लोगे उतनी चलेगी, इसलिए द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लाया गया था ना, नहीं तो नियम की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों पे निर्भर करता। ठीक है। फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, परिवर्तन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फार्मिक अम्ल का सूत्र ही है HCOOH। एसिटिक अम्ल बनाना मतलब सीधा सीधा एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने वाली क्रियाएं ध्यान करो। कार्बन बढ़ाने के लिए कॉपर साइनाइड की क्रिया कराएं, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराएंगे हम लोग। पोटेशियम साइनाइड की क्रिया हैलाइड पर होती है, तो पहले से हैलाइड बनाना पड़ेगा, है ना। आप PCl5 से एल्कोहल की क्रिया होती है तो बनता है वो, तो पहले से एल्कोहल बनाओ। एल्कोहल बनाने के लिए तो इसका अपचयन कराना पड़ेगा, इसलिए इसका शुरू से अपन अपचयन कराएं।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका अपचयन कर देगा, क्योंकि प्रबल है ना ये, कार्बोक्सिल अम्ल प्रबल होते हैं। तो जब अपचयन करेगा तो पहले ये किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में, क्योंकि इसका OH H के साथ जाएगा, H2O बनेगा, ये अपचयन है। और फिर तुरंत ही उसका अपचयन इसी उपस्थिति में फिर से होगा और ये बदल जाएगा एल्कोहल। जैसे एल्कोहल बना आप क्रिया करा दो PCl5 की, तो ये बन गया एक कार्बन का क्लोराइड। जैसे ही क्लोराइड बना, आपके पास ऑप्शन है वुड्स अभिक्रिया कराने का, उसमें भी एल्केन बन जाएंगे दुगने कार्बन के। आप पे ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराने का। कुछ भी कराकर आप फाइनली एक कार्बन बढ़ा सकते हो। तो पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो ज्यादा लंबा समय लगेगा, एक स्टेप ज्यादा होगी, इससे अच्छा वुड्स करा दो, है ना। तो वुड्स में सोडियम धातु द्वारा शुष्क ईथर में आपने क्रिया करा दी। तो शुष्क ईथर में कराओगे तो मिथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एथेन, दुगने कार्बन का एल्केन बनता है। दुगने कार्बन का जैसे एल्केन बना, इसकी क्लोरीन से क्रिया कराओ तो क्या बन जाएगा, दो कार्बन का क्लोराइड, क्योंकि अब हमें कार्बोक्सिल अम्ल बनाना है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्लोराइड पर आप क्रिया करा दो किसकी, NaOH की, जिससे ये बन जाएगा एल्कोहल। ये बन गया एल्कोहल, है ना। इसका करा दो ऑक्सीकरण K2Cr2O7 द्वारा, अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा। तो पहले इसका वो H2O बनाएगा ना ऐसे ऑक्सीकरण, है ना। तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड, और उसी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कंटिन्यू रहने दो, तो ये वो यहाँ के जुड़ जाएगा। ये लीजिए आपका एसिटिक अम्ल बन गया ये। हाँ, वो डिपेंड करने को आता है, जैसे एथिल क्लोराइड से NaOH डायरेक्ट क्रिया एथिल क्लोराइड से कौन क्रिया नहीं करेगा, तो KOH से करा लो। क्लोराइड करेगा ही नहीं, Br करेगा ऐसा। हाँ, तो वहां ब्रोमीन की क्रिया कराओ ना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये लो Br2 की क्रिया कराई तो ब्रोमाइड बन गया, ये लो। अब आप यहाँ पर KOH की क्रिया कराओ तो KBr हट गया, OH तो फिर भी है। हमारा मकसद एल्कोहल बनाना है, ठीक है। वो परोक्साइड में होता है विलोपन के दौरान, जो ब्रोमाइड और क्लोराइड का मामला। अरे ऐसे तो अपन मतलब सोचेंगे वहां पे तो बहुत सारी ऐसी है जिससे नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया हो। कंडीशंस इसलिए बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक पे वो लिखा होता है कि जब तुम ये क्रिया कर रहे हो ना, यही चीज इस पे कराते तुझे नहीं होती, इसलिए बुक पे देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, वैसे 11th की बुक्स में दिया है, सोडियम NaOH की क्रिया दी है क्लोराइड पर, हो सकता है, पर आप छुट्टी ने कहा तो एक बार देख लेंगे अपन ऐसा, ठीक है। परिवर्तन का पैटर्न ये। वैसे आप पे और भी ऑप्शन है, आप अगर एल्केन से ये नहीं बना सकते तो आप एल्केन का ऑक्सीकरण विशेष कंडीशंस में करा सकते हो। फिर वो बहुत ज्यादा रट्टा मारने वाली बात आ जाएगी, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से कराओ एथेन का, तो वो डायरेक्ट एल्डिहाइड में बदल देगा, कार्बोक्सिल अम्ल में बदल देगा। तो वो तो डिपेंड करता है आप किसके, अम्लीय क्षारीय KMnO4 से करा सकते हो आप, सीधे एल्केनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये हैलाइड वेलाइड एल्कोहल बनाने नहीं पड़ेगा, सीधे अम्ल बना देगा। लेकिन फिर उसके लिए 11वीं क्लास की चीजें याद होनी चाहिए हमें। 11वीं की नहीं, इसलिए जो तुम्हें 12वीं की है मैंने उनकी हेल्प से कराया था, ठीक है। हाँ भाई, जिसका कन्वर्जन है वो बताओ। हाँ सर, होया क्लियर। फिर इसके बाद है आ, क्या बोला तुमने, एथिल क्लोराइड पर NaOH की क्रिया नहीं होती है ना। रिएक्शन बिटवीन C2H5Cl एंड NaOH। हाँ डाल लेंगे। मैंने भी ऐसे ही बोला था सर, और उन्होंने एथेन की भी बोला, मैथेन की, मैथेन क्लोराइड मैंने वो बनाया था मैथेनॉल, वो भी बोला ये भी नहीं इसकी बोला मैंने एक्स्ट्रा
चलो आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है इसके बाद? परिवर्तन हो गया ये। फिर नेक्स्ट असामान्य अनुभार का क्वेश्चन पूछा आपसे। तो असामान्य अनुभार किस अणुभार क्या होता है? पहले 4 अणुसंख्यक गुणधर्म थे तुम्हारे पास। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से थे? अणुसंख्यक गुणधर्म समझते हो ना, जब विलेय की मात्रा आप इसमें मिलाते हो, किसी विलेय पदार्थ को आप मिलाते हो, तो ये शुद्ध विलायक है आपके पास ए नाम का, इसमें आपने क्या मिलाया? विलेय मिलाया। तो इसके अणुभार में जो मान आप सूत्र में रखते हो, 4 बातें होती है ना, या तो वास्तुदाब में आपेक्षिक अपनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन या पराशर दाब। तो उन चारों में से जो भी घटना होती है उसे तो शाम को आएगी क्या? मेरे पास हो जाएगी। अरे यार, चलिए असामान्य अनुभार पे क्या होगा? क्यों ओटी वाला किस दिन का बोला था? नहीं बना दूंगा। अच्छा कॉल करा देना। देखिए, असामान्य अनुभार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपने विलय मिलाया, इसमें विलय मिलाया तो ये विलयन बना। अब विलयन में अनुभार जो आता है वो 4 अणु संख्यक गुणधर्मों में आया था, वास्तुदाब में आपेक्षिक अपनमन,
क्वथनांक में अंडन, हिमांक में अवनमन, ये जो आप सूत्र लिखते हो, जैसे क्वथनांक में अंडन में आया एम बी का मान कि के बी डब्ल्यू ए, इस तरह के आए थे ना, अपॉन डेल्टा टी बी, डब्ल्यू ए क्या डब्ल्यू बी आएगा ऊपर ग्राम में, और बटे में कौन आया था, डब्ल्यू ए, विलायक का भार रहता है ना। और क्या बचा, मैं इसको छूट क्या 1000, यही है ना। एक और चीज छूट रही, ए में विलायक का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलेय का, हाँ ये ऐसे आपने हिमांक में अवनमन के लिए निकाला था के एफ डब्ल्यू बी ग्राम में इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए वो भी ग्राम में। तो अब इसमें क्या होता है कि ये सारे अणुभार जो आप पानी में मिलाने के बाद सूत्र से ज्ञात करते हो, ये ऑब्जर्वेशनल, यानी ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, प्रेक्षित अणुभार कहलाते हैं। ये कौन से वाले अणुभार हैं, प्रेक्षित, जो आप अणुसंख्यक गुणधर्मों के जो अणुभारों के सूत्र निकाले थे ना आपने, वो प्रेक्षित अणुभार है, ठीक है। और पानी में मिलाने से पहले जो आप सूत्र से डायरेक्ट मान निकालते हो, जैसे मान लो आपके पास NaOH है, पानी में मिला रहे हो, तो डायरेक्ट जो इसका भार निकालोगे 23, 16 और 1, वो 40 जो आ रहा है, ये इसका सामान्य अणुभार है। अणुभार क्यों, एक मोल पदार्थ जो होता है ना, एक मोल कितना होता है, 6.022 गुणा 10⁻23, उसको कहते हैं। और एक मोल पदार्थ का भार होता है अणुभार, जो ग्राम में आप लिखते हो। तो जब पानी में मिलाने से पहले एक मोल NaOH को तोला गया तो कितना वजन आया उसका, 40, वो उसका सामान्य अणुभार था, ठीक है। अब पानी में मिलाने के बाद उसी एक मोल का अणुभार इस सूत्र से निकाला तो 40 ही आएगा, क्योंकि एक मोल वही है ना NaOH ही। तो सामान्यतः किसी पदार्थ को जल में मिलाने पर प्राप्त होने वाला प्रेक्षित अणुभार उसके सामान्य अणुभार के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पदार्थों को जब जल में मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार के बराबर प्राप्त नहीं होता, बल्कि उससे कुछ कम या ज्यादा प्राप्त होता है। उससे क्या होगा कि कम या ज्यादा जो प्राप्त हुआ है वो पक्की बात है सामान्य नहीं रहा, सामान्य से हट के आ रहा है वो। कुछ पदार्थों का जो अणुभार होता है वो सामान्य अणुभार के बराबर प्राप्त नहीं होता, बल्कि उससे कुछ कम या ज्यादा प्राप्त होता है, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं। वान थोप ने इसके 2 कारण बताए। वान थोप ने कितने कारण बताए इसके, 2, कि या तो पदार्थ को जल में मिलाने से उसका वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है, मान लो वियोजन हो गया तो इतने कण मिलाए थे आपने, ये कण था इतने वजन का, ऐसे इतने कणों को मिलाया आपने, पानी में मिलाते वो टूट गए। अब टूटा तो जिसे आप 1 गिन रहे थे अब वो 2 गिने जाएंगे, है ना। तो अब आप इतनी संख्या पूरी करोगे तो वो तो इसको गिनने पे हो जाएगी, ये तो भार हो गया ना उससे। अब इतने लोगों को तोलोगे तो उसमें सिर्फ ये गिना जाएगा, ये नहीं आएगा, तो अब उसका भार पहले इतना था वो, अब इतना है, पहले से कम हो जाएगा। तो वियोजन होने से कणों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन अणुभार कम हो जाता है। संगुणन में उल्टा होता है कि आपने इतने लोग मिलाए, पानी में इतने लोगों का भार तोला आपने, अंदर जाके वो 2-2 लोग मिलकर 1 हो गए, तो कण कम पड़ गए, और हमें तो 1 मोल करना पड़ेगा, तो और कण मिलाए हमने, फिर तोला 1 मोल को, तो अब तो भार ज्यादा निकले क्योंकि इसका भार बढ़ गया। तो संगुणन में कणों की संख्या कम होती है, भार बढ़ जाता है, और वियोजन में कणों की संख्या ज्यादा होती है, भार कम हो जाता है। ये 2 कारण वान थोप ने हमें समझाए। उसने इसका गुणांक भी दिया, जैसे वान थोप गुणांक कहते हैं। वान थोप गुणांक में क्या किया, 2 चीजों का संबंध था, एक तो किसका, कणों का, और दूसरा अणुभार का, क्योंकि 2 ही चीजें होती है ना, कण बढ़ते हैं या घटते हैं और अणुभार बढ़ता है या घटता है। तो इसलिए उन्होंने पहले कण के बारे में कहा कि किसी भी चीज अणुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, यानी प्रयोग से प्राप्त मान, जिसे आप कण पता कर रहे हो तो प्रेक्षित कण बटे सामान्य कण का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा वान थोप गुणांक। वान थोप गुणांक की परिभाषा ये होगी, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान बटे सामान्य मान को ही हम लोग वान थोप गुणांक कहते हैं। यानी प्रेक्षित मान कौन से, किस चीज के प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे केवल उनके लिए है। किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के
प्रेक्षित मान और सामान्य मान के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहते हैं। तो कणों के लिए बात करें तो प्रेक्षित कण बटे सामान्य कण। प्रेक्षित कण कौन से होंगे? जो प्रयोग के बाद प्राप्त हो। प्रयोग के बाद कौन से प्राप्त हो रहे हैं? यानी संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कण। और सामान्य कण कौन से होंगे? संगुणन या वियोजन के पूर्व के कण, जो पहले थे वो कण। आप यही चीज अणुभार पे भी लिखोगे तो अणुभार इसका उल्टा होता है। जब पानी में मिलाते हो कण बढ़ते हैं वियोजन से तो भार कम होता है, और जब कण घटते हैं तो भार ज्यादा होता है, इसलिए उसका उल्टा होगा। तो प्रेक्षित कण बटे सामान्य कण है, उसमें क्या हो जाएगा? सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये सामान्य अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास, वो भी कैसा? कैलकुलेटिव। और ये मॉलिक्यूलर मास कैसा? ऑब्जर्वेशनल। ऐसा। तो आप ये अब इन दोनों को बराबर करके लिख दो तो क्या हो जाएगा? सामान्य अणुभार यानी विलेय का अणुभार, वो भी कौन सा वाला? कैलकुलेटिव। और विलेय का अणुभार वो भी कौन सा? ऑब्जर्वेशनल। यानी सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? प्रेक्षित कण यानी संगुणन या वियोजन के पश्चात कण। और बटे में संगुणन या वियोजन के पूर्व कण। इससे आप सवाल कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको सामान्य अणुभार तो सूत्र से डायरेक्ट निकालते, जैसे NaOH का 40 आया। प्रेक्षित अणुभार इन सूत्रों में मान रख के निकालोगे, हिमांक में नमन क्वथनांक में हवन, ये ऐसे। संगुणन के बाद कणों की संख्या आपको पता ही है, संगुणन में कणों की संख्या 1 माइनस x बटे 2 यही होती है ना। और वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी होती है? x प्लस 2। ऐसे होता है, सॉरी 1 प्लस x। तो ये आप याद रख लो बस। दोनों घटना तो एक साथ होगी नहीं, और वियोजन के और पूर्व कण तो एक ही मोल होता है। इसे आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसने पूछा था ये कण, वो क्वेश्चन वो पता है भाई, हाँ सर, असामान्य हो गया अणुभार। doubt। फिर इसके बाद असामान्य अणुभार के साथ साथ मैंने वान टॉप गुणांक भी बता दिया तुम्हें, और चीजें भी इसमें। इसका सवाल भी आया तो कर सकते हो। फिर उसके बाद है आपको ननस समीकरण क्या होता है, और इसका कोई सवाल। इसके लिए तो मुझे बुक चाहिए, क्योंकि सवाल में बढ़ा के नहीं दे सकता अपनी मर्जी से। बुक लाए हो तुम? देना। बिना सवाल का कोई क्वेश्चन है क्या? ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, पराशरण वाले सवाल है। लोहे पे जंग, संकुल के संकरण, राष्ट्र होती है। चलो लोहे की जंग बता दूं पहले बिना सवाल किए। लोहे पे जंग कैसे लगती है? तो लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण की क्रिया है। लोहे पे जंग लगना क्या है? संक्षारण की क्रिया है। तो कैसे लगती है लोहे पे जंग, उसके लिए देखें आप। तो ये रहा आयरन, और ये आयरन पे आपने अशुद्धि मिलाई, ग्रेफाइट वगैरह। तो ये काय का काम करेगी? कैथोड का। और ये लोहा है पूरा का पूरा, काय का काम करेगा? एनोड। क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण जिस छड़ पे होता है उसे एनोड कहते हैं। तो लोहे का ये एनोड है पूरा का पूरा, लोहे का टुकड़ा, और ये अशुद्धि है जो कैथोड है। ठीक है, तो पानी द्वारा ये क्रिया प्रारंभ होती है सबसे पहले। H2O, जिससे हम HOH कहते हैं, जब ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस बनेगा। दो लेंगे तो 2 OH प्लस और 2 OH माइनस, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इसे 2 वैलेंसी रखता है इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद जब आयरन का ऑक्सीकरण होगा तो सबसे पहले देखिए आयरन क्या बनाएगा? 2 धन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो धन और ऋण इसमें भी है, धन और ऋण इसमें भी। तो इसका जो धन है वो इसके ऋण से, और इसका जो ऋण है वो इसके धन से जुड़ेगा। तो ये जो H प्लस होता है वो इस कैथोड पर आकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी की डिमांड से ये ऑक्सीकरण होता है। या शुद्धि नहीं होती H प्लस या नहीं आता तो क्रिया प्रारंभ नहीं होती।
तो इसलिए इसने इसने डिमांड की, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। आयरन तो 2 भी त्याग सकता है, 3 भी त्याग सकता है। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसने ग्रहण किए 2 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 हाइड्रोजन 2, तो H2 बन के उड़ गया ये। तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन तो चले गए H2 बन के। अब बचा आयरन प्लस और OH। तो ये जो आयरन प्लस है, जिसे हम फेरस आयन कहते हैं, आयरन जब 2 धन बनाता है तो फेरस और 3 बनाता है तो फेरिक। कोई भी एक तत्व 2 तरह के आवेश बनाता है तो कम आवेश में OUS लगता है उसके नाम में, ज्यादा में IC लगता है। ये फेरस आयन जो है वो 2 OH को अपने साथ जोड़ेगा और FeOH का होल ट्वाइस बनाएगा। ठीक है। फिर जैसे ही FeOH का होल ट्वाइस बनता है, यानी एक ही Fe ने कितने OH जोड़ दिए? 2। तो इसके पास और नमी आती है संपर्क में, वायु आती है, ऑक्सीजन। तो ये ऐसे OPOH के और भी बने होंगे, इसके अंदर बहुत सारे आयरन का बहुत सारे कण होंगे ना। तो ऐसे FeOH का होल ट्वाइस यानी फेरस हाइड्रोक्साइड अब नमी यानी पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर क्रिया करता है। एक OH है ये और एक H ये, इसे उसे कैमरा बंद। 2 मिनट सर वेट दिखाई करें, अभी मैं नहीं दे दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, वो बंद हो गया। तो अब इससे जैसे ये तीनों लोग देखो, एक OH ये और एक O इसके साथ मिलकर ये भी OH बना रहा है, तो कितने अणुओं से जुड़ेगा? 2 से। तो 2 से जुड़ेगा तो देखो, एक Fe से एक OH और जुड़ गया तो कितना हो गया? होल ट्राइस। और दूसरे से भी जुड़ा तो होल ट्राइस। तो जो 2 अणु FeOH के होल 2 के थे, इनके जुड़ने से FeOH के O3 बन गए। और जो फिर ये FeOH का होल थ्राइस का मतलब जान पा रहे हो ना, कि ये ऐसा है, ये 1 OH 2 OH और 3 OH, एक Fe, 2 अणु है मतलब एक ये। तो OH OH पास में होते हैं तो H2O बनता है ये। तो इसीलिए देखो कितने H2O बनेंगे? 3। और बचेगा क्या? अब जब ये H2O हट जाएंगे ये, तो इनके बॉन्ड खाली होने से यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ बॉन्ड लगेगा यहाँ,
देखो मैं H हटा के बताता हूँ, ये H2O हटा तो इसका बॉन्ड खाली और इसका, तो ये वाला बॉन्ड इधर बन जाएगा ना। ये H इसका हटा, इसका OH हटा, तो इस O का और आयरन का बॉन्ड खाली हुआ तो ये आयरन इससे बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ये H और ये OH गया तो देखो O का बॉन्ड खाली और इस आयरन का, तो ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा, तो Ap2O3 बन गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर बना Ap2O3 और 3 H2O, 3 में और भी पानी मिल गया तो XH2, और यही लोहे की जंग है। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब पानी युक्त, फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है लोहे की जंग। ठीक, ये है। जिसने पूछा था भाई वो बताओ आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? हो गया सर। नहीं नहीं, अभी बीच में होगा। कौन दोनों? तेरी नैया पार लग जाएगी। हैं? किस किस की? वैसे पास तो अच्छा कौन पढ़ता है तुमने? तो फिर पूरी लाओ, 100 में 100 ही। पेपर 70 को आए, पेपर 70 को आए। चलो, संकुल कैसे निकालते हैं? किसी संकुल में संकरण कैसे निकलता है?
तो कोई भी संकुल आपको दिया होता है, उसमें बीबीटी के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए आप संकुल निकालते हो। मान लो एक कोई संकुल दिया है आपको, कुछ भी देख लो, जैसे ये दिया है CR, क्या लिख दूं, CN का होल 6 ट्रिपल नेगेटिव, ये कोई संकुल है आपके सामने। और अब आपसे कहा कि बताओ इसमें कौन सा संकरण है। तो सबसे पहले जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो सामान्य। परमाणु क्रमांक 24 है इसका, तो इसमें क्या जाएगा, आर्गन, ये 3D और ये 4s, तो ये 18, ये 20, 21, 22, 23 और 24, ये सामान्य है। लेकिन पहले ये ज्ञात कर लो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है। तो x-6 बराबर -3, तो x बराबर ये इधर गया प्लस का हो गया, तो +3 बचे। इसका मतलब ये संकुल बनाने के लिए क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागना है, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दो, ये और ये। इसका मतलब इसका 4p खाली पड़ा है, 4d भी खाली है। 4d और 3d एक साथ यूज नहीं होंगे। अगर बाहर वाला d यूज करोगे तो उच्च चक्रण संकुल, और अंदर वाला यूज करोगे तो निम्न चक्रण संकुल। तो इसे अब आपने सामान्य से कैसा किया, उत्तेजित। उत्तेजित करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 3, तो 3 धन आएगा इस पे। यही ऑक्सीजन संख्या होती है जिसे आप प्राथमिक संयोजकता या ऑक्सीजन संख्या कहते हैं, ये होती है आवेश इसके ऊपर। तो ये देखिए आपने, ये 3d का 1 इलेक्ट्रॉन गया और 4s के तो दोनों ही चले गए, 4p खाली पड़ा है। 2 ये और 1 ये इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। इन इलेक्ट्रॉनों को भी हम जोड़ा बनाने को मजबूर कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ डिब्बे पूरे नहीं हुए तो। हमें कितने डिब्बे चाहिए, 6। गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अब इन्हें हम उत्तेजित नहीं करेंगे, नहीं हम इन्हें एक दूसरे जोड़ा बनाने मजबूर कर सकते थे। तो यहाँ क्रोमियम अब किसको जोड़ेगा, 3 धन वाला क्रोमियम साइनाइड को जोड़ेगा। एक साइनाइड पे 1 ऋण होता तो 6 पे, तो 6 ऋण ने 3 धन को उदासीन कर दिया, फिर भी 3 ऋण बच गए। तो वो जो 3 ऋण बचे उसी को हमने ऊपर लगाया है। इसके 3 धन को इसके 6 ऋण ने उदासीन किया तो 3 ऋण बच गए, वो ऊपर लगाया, इसलिए संकुल ऐसा बना। तो इस संकुल का बनना, तो फिर आप देखिए यहां पर ये आर्गन है, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक साइनाइड ये यहां कर जुड़ेगा, एक साइनाइड ये यहां कर जुड़ेगा, एक साइनाइड ये जोड़े देंगे ना, ये सब लिगेंड है ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ये देखो, इसने एक जोड़ा यहां दिया, ये बन गया, इसने जोड़ा यहां दिया, ये बन गया, ये दिया, ये। अब संकरण के लिए जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया वही संकरण में आएंगे। इस डी के कितने डिब्बे यूज किए, 2, तो D2, एस के 1 कक्षक डिब्बे और पी के 3, तो कौन सा संकरण आ गया, D2sp3। यानी टोटल कक्षक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और 6 लोग हैं तो संरचना कौन सी बनेगी, अष्टफल की है। ये क्रोमियम एक इधर एक इधर एक इधर, 4 तो ये एक तल पे हो गए, और ये एक तल के ऊपर एक तल के नीचे। ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड और ये साइनाइड। इसमें देखो ये एक ही तल के लोग हैं, 90 डिग्री का कोण आएगा। अच्छा, ये संकुल अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो देखो संकुल बनने के बाद 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, कलरफुल है। अगर यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो प्रतिचुंबकीय होता, कलरलेस होता। कोई दिक्कत इसमें आपको। बंधन कोण अष्टफलकीय में 90 डिग्री का आता है, सारे कोण 90 होते हैं। जिसने ये पूछा था क्वेश्चन वो बता भाई, आपको समझ में आया क्या? यस सर। जिसने ये पूछा था उसको समझ में आ गया क्या भाई? आपका डाउट क्लियर हो गया क्या? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक। इसके बाद अगला Yes, sir. क्वेश्चन, तो देखिए लोहे पे जंग भी हो गई, संकुल भी हो गए। अब परासरण दाब का सवाल, सर ये कोलराज सवाल के और करवाइए। अनुप्रयोग किसका? इसका ही, हाँ परासरण दाब का ही। हाँ, पराशरण दाब का सवाल मैं अभी ले रहा हूँ। पराशरण दाब का सवाल देना भाई, एक बुक दे दो, कोई सा भी सवाल तुम ही बोल दो, नहीं तो मैं सवाल में कर लो।
पराशर दाब का यहाँ से बोल दो। चलो पराशर दाब है ना, ये पराशर दाब का ही सवाल होगा, है ना? बोलना जरा एक मिनट। पराशर दाब के आपके पास क्या सूत्र है पहले वो पता हो आपको। पराशर दाब के आपके पास सूत्र थे पाई भी बराबर एनआरटी, एक तो ये है, दूसरा आपके पास था पाई बराबर सीआरटी या एमआरटी भी कह सकते हो आप, पाई बराबर एमआरटी, है ना? ये सूत्र याद होगा सब। और एक था पाई बराबर अणुभार के लिए था, वो तो सीधे अणुभार को लिख दो भले, या पाई बराबर लिख दो। चलो पाई बराबर क्या था, विलेय का भार ग्राम में आरटी, है ना, बटे विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में। लीटर को एमएल करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो लीटर में लिख लो इसको चाहो तो, या आप एमबी को इधर रख के ऐसा भी लिख सकते थे ना, एमबी बराबर विलेय का भार ग्राम में आरटी बटे पाई इंटू विलयन का आयतन एमएल में, तो ऊपर 1000। ये सूत्र है तुम्हारे पास। अब सवाल में इनमें से जो दिया होता है उस हिसाब से काम करेंगे। अब आप बताएं, क्वेश्चन आपका बोले 300 केल्विन ताप, और वैसे भी पराशर दाब में ताप हमेशा केल्विन में लेना, अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया तो केल्विन बना लेना 273 जोड़ के। तो 300 केल्विन ताप पर यूरिया, यूरिया के उस विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए जिसके 1 लीटर, यानी विलयन का आयतन दिया ये 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 है, और R का मान दिया है 0.0821 लीटर में दिया, तो यही आएगा। अणुभार भी दिया है, यूरिया का अणुभार नहीं दिया होता तो हम निकाल भी लेते वैसे यूरिया का, तो NH2CO NH2 से आ जाएगा ना बाहर, तो जोड़ देंगे परमाणु। अब देखो सवाल को कैसे हल करें हम, तो सबसे पहले दिया है लिख लिया करो। क्या दिया है, 300 केल्विन ताप, यानी ताप दिया है तुम्हें 300 केल्विन। 300 केल्विन ताप पर यूरिया के उस विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, तो पराशरण दाब ज्ञात करना है जिसके 1 लीटर मतलब आपको 1 लीटर आयतन दिया है, 1 लीटर आयतन में 6 ग्राम यूरिया यानी विलेय का भार आपको दे दिया 6 ग्राम उपस्थित है, साथ ही साथ आर का मान दिया है 0.0821, और क्या दिया है तुम्हें, अणुभार दिया है विलेय का, कितना दिया है 60, ये सब दिया है। अब ऐसा सूत्र सोचो ना जिसमें ये आते हो, मैं इसलिए कह रहा हूं हमेशा दिया है लिखने का, कम से कम वो 1 नंबर तो दे ही देगा तुम्हें। और फिर इनमें ऐसे कोई सूत्र जिनमें ये लोग हो, कौन से सूत्र में ये सब, पराशरण दाब ज्ञात करना है, ताप दिया है, आयतन दिया है, विलेय का भार दिया है, विलेय का अणुभार दिया है, ये रहा, ये या एक ही बात है, ये पराशरण दाब ज्ञात करना, तो ये लिखेंगे हम सीधे लीटर में मान रख दो, हम एमएल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई बराबर विलेय का भार ग्राम में आरटी बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, ऊपर 1000 मत लिखो, फिर जब लीटर में दिया है तो हमें लीटर से काम चला लेंगे। ये सूत्र होता है। 2 नंबर हो गए, 1 नंबर 2 नंबर, फिर मान रख दिया पाई बराबर विलेय का भार 6, आर का मान 0.0821 और टी का मान 300, अणुभार 60, विलयन का आयतन 1 लीटर। ठीक है, अब कट्टम पिट्टम होन दो, पाई बराबर इसकी दशमलव उड़ा दो, तो 4 जीरो नीचे बढ़ा दो, ये 2 जीरो आपस में उड़ा दो, 6 से 10 बार में ये काट डालो, 3 से 10 तो कट नहीं रहा, ये भी कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा,
चलो देखते हैं, 8 2 1 इंटू 3 और इसका गुणा इससे कर लो तो 1000, यही आया ना। बहुत सिंपल होता है जब नीचे का अंक 0 में हो तो पाई बराबर इनका गुणा कर लो, 3 एकम 3 दूनी 6 और 8 तिये 24 बटे 1000, 1000 का भाग दोगे तो 3 अंक आगे दशमलव लगा लो, तो 2.463। पराक्षण दाब का मात्रक क्या लगाओगे? काय में दिया था मात्रक, एटीएम था क्या उसमें? आर के मान में बोलो, आर का मान क्या दिया था? 0.08 0.821 के बाद तो बार या टार लिख सकते हो फाई के मान में। डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स है ना, ये लिखा है ना बेटा, लीटर वायुमंडल जे वायुमंडल जो है ये दाब का मात्रक है, लीटर है बेटा। ये जो आर होता है ना, मैं तुझे इसकी कहानी समझाता हूँ, ये इसका दाब आया एटीएम यानी वायुमंडल आप लिख सकते हो उसको, एटीएम या बार कह सकते हो। मैं तुझे ये कहानी समझाता हूँ कि आर का क्या संबंध है इससे। ये जो सूत्र है ना पीवी बराबर एनआरटी, इसमें देख ध्यान से, इसमें आर को यहीं छोड़ो तो आर बराबर पाई या जो भी पाई या पी दाब है ना वो बटे एन टी, यही आएगा ना। मात्रक रख, दाब, दाब का मात्रक रख दिया तूने एटीएम, इसका रख लीटर, ये मोल और ये केल्विन। इसलिए आर का मात्रक जब तूने बताया है कि दाब काय में लिया है एटीएम में, आयतन काय में लिया है लीटर में, मोल तो मोल ही है और ताप काय में लिया है केल्विन। अब इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? लीटर, एटीएम मतलब वायुमंडल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स जो तुम बोल रहे हो। तो आर का मात्रक अकेला मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स नहीं है, ये पूरा आएगा लीटर एटीएम। वो चारों चीजों को बता रहा है कि वो 4 अंक काय में है। आई समझ में? अब तो अब मुझे यहाँ क्या ज्ञात करना था? दाब। तो दाब का मैं वही मात्रक लूंगा जो इसमें आर का मात्रक दाब का लिए लिया है। क्या लिया था? एटीएम। तो एटीएम आ गया। आई समझ में? अब इसलिए लिया जाता है। हाँ भाई, जिसने कहा था पराक्षण दाब का सवाल बताओ, 4 नंबर में आया तो इतनी राम कहानी सुनाना, 3 नंबर में लिख करोगे तो तुम ऐसे ही, अब वो उसके हिसाब से नंबर काट लेगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। इतनी स्टेप मत बनाओ, सीधे झई उड़ा दो, सीधे ये आंसर आ जाए, है ना। जहां भी तो उड़ा सकते थे ना आप, सीधे ही यही गुणा कर देते, यही आ जाता आपका सीधा 2463, ये भाग दे देते, सीधे आ जाता 2.3, ये 2 स्टेप बच जाती, 3 नंबर हो जाते। ओके, मिटा दूं मैं इसको। ये पराक्षण दाब का सवाल है। यस सर। ठीक है, पराक्षण दाब के सवाल के बाद सवाल पराक्षण दाब के है ना, ननद समीकरण और कोलराज के नियम। कोलराज के नियम के अनुप्रयोग के लिए बोला जाता है और ननद समीकरण के लिए, दोनों ही समय खाने वाली चीजें। फिर भी ननद समीकरण पहले मैं बता देता हूं आपको। ननद समीकरण सिद्ध करना है कि सवाल करना है? सवाल करना है तो मैं डायरेक्ट तुम पे सवाल लिखवाऊं और फिर शुरू हो जाऊं। पहले ननद समीकरण हमें याद होनी चाहिए। चलो मैं समीकरण आपको पता हो। सामान्यतः ननद समीकरण क्या होता है? ई बराबर ई डिग्री माइनस 2.303 RT अपॉन NS log 10 M बटे MN आयन की सांद्रता। कौन क्या? ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए इसमें आपको। ये ई क्या है? देखो, आपने एक पात्र लिया, इस पात्र में एक छड़ डुबाई है किसी भी सांद्रता वाले घोल में, उस सांद्रता में एम नाम का आयन है और ये उसी धातु की छड़ भी है। ध्यान रखिएगा, जो छड़ है उसी का आयन है। जैसे ये जिंक है तो ये जिंक आयन है, ये कॉपर है तो कॉपर है, ऐसा। तो विलयन में ये आयन कितने होंगे? जितनी इसकी सांद्रता होगी। अब ये आयन यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अपचयन हो रहा है।
Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और n, ये बन रहा अपचयन होना आपके पास। ठीक है, अब इस अपचयन में आप देख सकते हो कि m यहां पर आकर बन रहा है तो उसका अपचयन हो रहा है, तो इसी के लिए ये समीकरण दिया गया है ननस का समीकरण। E मतलब है कि जिस ताप दाब पे अब कितनी भी सांद्रता हो सकती है इसकी, कितनी भी यहां पर, और ताप कितना भी हो सकता है इस समय, तो अब इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, इस इलेक्ट्रोड पर विभव आवेश कितना है, किसी भी समय इलेक्ट्रोड पर क्या विभव आता है उसके लिए ही। तो ये ई मतलब है जिस समय आपको वो सवाल दिया गया है जितनी सांद्रता और ताप पर, उस समय इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और ई डिग्री क्या है, उसी इलेक्ट्रोड का मानक परिस्थिति यानी 298 केल्विन ताप और 1 मोलरता की सांद्रता का जब विलयन था उस समय कितना इलेक्ट्रोड विभव था। और ऐसा जब आपने बनाया था उसे SHE से तुलना करके आपने एक श्रेणी में लिख रखा है। इसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव है वो ई डिग्री, लेकिन वो उस विशेष परिस्थिति में है जब 298 केल्विन ताप था और 1 मोलरता की सांद्रता उसकी ले रखी थी और SHE से तुलना करके उसका मान निकाला था, जिसे आप मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं उसी का। तो ये श्रेणी में मिल जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने वो पूरे सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रखे। मानक इसलिए कहते हैं कि ये मानक परिस्थिति में बनाए गए थे। ठीक है, तो उसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है ई डिग्री 2.303 R। R स्थिरांक है, मान आपको दिया ही होगा, अभी अपन ने याद भी किया था। R के मान और भी होते हैं, 0.0821 के अलावा 8.314 भी होता है। यहाँ पर 8.314 ही लिया होगा, कितना लिया देखो आप, सामान्य जब आप लेते हैं। फिर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो इस क्रिया में भाग ले रहे हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन क्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे आयरन पे 3 धन होते तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, आयरन पे 2 धन है तो 2 ग्रहण करा, तो n का मान तो कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना बहुत सिंपल तरीका है, धातु पे कितना आवेश है उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। उदाहरण के लिए जिंक पे कितना आवेश है 2, तो 2 ग्रहण करेगा। एल्यूमिनियम पे कितने 3, तो वो 3 ग्रहण करेगा। जितना धातु आयन पे आवेश है वो उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो n का मान तो क्लियर ही है कि इलेक्ट्रॉन कितने है उसमें भाग लेंगे। F क्या है, फैराडे नियतांक, जिसका मान 96,500 कूलाम है। और आप सबको पता होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 1 फैराडे, है ना, जिसे हम 96,500 कूलाम कहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, लगभग है ना। 96,500 अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो उससे मिलता जुलता जो मान है वो सही होगा। 96,400 कुछ दिया, बिल्कुल नजदीक का मान वो लिख दिया। चलिए अब इसमें m कौन है, तो m ये इलेक्ट्रोड वाली सांद्रता, और Mn आयन कौन है, तो वो जो आयन आपने लिया है कॉपर उसकी सांद्रता आएगी नीचे वाला नीचे। लेकिन जब कमरे के ताप पर इसी को करते हैं हम, तो कमरे के ताप पर इनके कुछ चीजों के मान हमें पता है, E बराबर E डिग्री माइनस R का मान हमने रख दिया 8.314 T और F का मान 96,500। इनका कट्टम पिट्टम हुआ तो 0.059 अपॉन n बचा, क्योंकि ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो सिर्फ यही बचे, इनका गुणा 10। और ये सॉलिड है, सॉलिड का की सांद्रता 1 मानते हम, तो बटे धातु आयन यानी जिस आयन की सांद्रता आप निकाल रहे हो। ये कमरे के ताप पर सूत्र है, और ज्यादातर कमरे के ताप पर ही पूछेंगे वो तुमसे। आगे बढ़ते, तो अब सवाल बोलो ननस का कोई सा, अब करते हैं। एक और बात है, जब आप यहां पर कोई सेल लें, सेल ये तो एक इलेक्ट्रोड के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव है ये। अगर पूरे सेल का विभव निकालना हो तो मान लो कोई सेल बना, उसका ईएमएफ निकालना, ईएमएफ मतलब ई सेल। ई सेल निकालने का क्या तरीका होता है, ईएमएफ बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड आपने जो लिया है, कैथोड बनाया उसका इलेक्ट्रोड विभव ये, और एनोड बनाया उसका इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है ईएमएफ।
है ना। तो सेल के लिए होता है ना, ई सेल ही तो कहेंगे भाई, सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा वो, इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर मतलब सेल का इलेक्ट्रोड विभव। तो इसीलिए सेल के लिए बोला जाए तो ई सेल बराबर ई डिग्री मानक सेल माइनस 0.059 कमरे के ताप पर बटे n, इलेक्ट्रॉन की लेन देन कितनी हो रही है, और log 10। यहां ध्यान रखना धातु आयन की सांद्रता और नीचे भी धातु आयन की सांद्रता। अब इसमें यह कैसे पता चलेगी कौन सी धातु आयन, तो नीचे उस धातु आयन को लिखना है जिसका अपचयन हो रहा है, उस आयन की सांद्रता, ऊपर उसको लिखना है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इससे आप सवाल कर देंगे, ठीक है। दो, जब सेल में तो दो लोग चाहिए ना, एनोड और कैथोड, तो दोनों आयनों की सांद्रता दी होगी आपको, तो उससे आपको ये सवाल करने में मदद मिलेगी। देखो बताओ जरा, ई सेल का मतलब समझ रहे हो ना, EMF। सवाल देंगे तो देना पड़ेगा उन्हें सांद्रता। अब अपन सवाल आप बोलोगे उससे चीजें क्लियर होंगी। बोलिए सवाल। कॉपर, कोई सा भी बोल दो, आपको जो लग रहा है कि ये बोल दो, एक सरल और एक कठिन बोल लो। चलो पहले कॉपर वाला कर ले ताकि कुछ लोग जिन्हें पल्ले नहीं पड़ रहा उन्हें थोड़ा समझ में जाए। हाँ बोलना, कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसे अपचयन विभव भी कहते हैं, क्योंकि अपचयन क्रिया के लिए फाइंड करते हैं ना, तो जो जितने भी इलेक्ट्रोड विभव है सब अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.34 वोल्ट है। फिर 0.1 मोलरता, Cu डबल प्लस है ना, आयन की सांद्रता पर इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कीजिए। देखो कॉपर के लिए कहा है हमने, मतलब समझ रहे हैं आप, कॉपर की एक छड़ है जो कॉपर के घोल में डुबाई है आपने, तो कॉपर के घोल में कॉपर आयन होंगे, ये यहां जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे होंगे। इसके लिए वो कह रहा है कि अब हमने इसकी जो सांद्रता है वो 0.1 मोलर रखी है, तो इस सांद्रता पे बताओ कि अब इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना है ना। जबकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव, अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव या मानक या अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव आपको दिया है। कॉपर का अपचयन, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको कितना दिया है, मानक मतलब डिग्री वाला जो श्रेणी से हमें पता होता है, वो दिया 0.34 वोल्ट। वो कह रहा है कि मानक परिस्थिति में इतना था विभव, अब हमने सांद्रता इतनी कर ली, तो बताओ अब नया विभव कितना होगा। तो जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे हम। दिया है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कॉपर आयन से कॉपर बनने वाला, अपचयन विभव को इसलिए लिखते हैं ना, अपचयन क्रिया, सेल अभिक्रिया। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया है 0.34 वोल्ट, और सांद्रता दी है, कॉपर आयन की सांद्रता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर। सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, मतलब अब नया इलेक्ट्रोड विभव जिसमें वो कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, ये ज्ञात करना है। ताप नहीं दिया मतलब कौन सा सूत्र यूज करेंगे हम, कमरे के ताप वाला। जब ताप नहीं दिया हो तो कमरे का ताप है, तो कमरे के ताप मतलब ये सूत्र है। यानी इस सूत्र के हिसाब से पहले कॉपर आयन का अपचयन हो रहा है, तो समझ पा रहे हो, कॉपर आयन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, 2, और कॉपर बना रहा होगा। इसके लिए ननस समीकरण लिखोगे आप, तो ननस समीकरण ई बराबर, ई कौन सा, कॉपर आयन से कॉपर बनने वाला, कॉपर की अपचयन क्रिया इसलिए, बराबर ई डिग्री किसकी, कॉपर आयन से कॉपर बनने वाली। कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, तो ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 अपॉन n log 10 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता। भाई जिसका अपचयन हो रहा है उसी धातु का की सांद्रता लिखते हैं हम, ये ना समीकरण। तो मान रख दो, पहले कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव
आपको दिया है 0.34 वोल्ट दिया है ना, ये रहा, माइनस 0.059 बटे n, कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए? 2, log 10 1 बटे कॉपर आयन की सांद्रता कितनी दी है? 0.1, यही दी है ना सांद्रता, नहीं दी क्या? फिर पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10, है ना? तो क्या आ जाएगा ये? E कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर बराबर 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 10। लॉग कितना हो गया? 10, क्योंकि पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 हो गया, इसे 1 का कोई मतलब नहीं। और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। तो इसलिए E कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर बराबर 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड कर लो, नहीं तो इसमें लघुत्तम लेके घटा लेना, जैसा तुम्हें आता हो। डिवाइड ही कर ले, तो 2 एकम 2 दूनी 4, 1 बचा 19 हो गया, 2 नम 18, भाग नहीं जा रहा, 0 लगा ले। अब कितने हो गए? 10, 2 पंजे। तो E कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर बराबर 0.34 माइनस 0.02905, घटा दो इसमें से। कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर बराबर घटाना 0.34 में से तुमने 0.02905 घटाया, है ना? तो यहाँ तो कितना बचेगा? 5 है ना ये, या कितना बचेगा? 9, यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ 3, सही घटाया ना मैंने, है? तो लगभग 3109, इसे हटा भी दो तो ये 0.31095 वोल्ट इसका ही है। ठीक आया पैटर्न समझ में? कैसे करना सवाल? एक आध और बोल दो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो वो देख लेते। सेल वाला सवाल बोल दो, सेल वाला कर लेते हैं अपन। पे डालू चाहिए। हो गया? राम कौन है? कहाँ पढ़ता है? घर पे पढ़ता है? उसकी सिस्टर? हाँ घर वाले पढ़ा देते।
ननस्ट का और हो तो बताओ कुछ, कोई और सवाल ननस्ट का आपको लग रहा हो? हाँ? सवाल बोलो आप तो। जब गिब्स ऊर्जा में आप देखो, ननस्ट के समीकरण के अनुप्रयोगों में जो सूत्र बने हैं तुम्हारे, उनका इस्तेमाल आप करते हो भाई। जैसे ये ननस्ट का समीकरण है, जब साम्य अवस्था आती है तो ये ई क्या हो जाती है? 0। जब ये 0 होती है तो ये पूरा मटेरियल इसके बराबर किधर आ जाता है? ई डिग्री के, और फिर ये इससे आगे गुणा कर लेता है। तो एन ई डिग्री एफ जो होता है, भी हो गया, सिर्फ पोलराइज बचा है ना। देखो ननस्ट में मुक्त ऊर्जा का क्या संबंध है? तो 0 बराबर ई डिग्री साम्य अवस्था पर। तो साम्य अवस्था जिस ताप पर आप ज्ञात कर रहे हो उस समय अगर साम्य अवस्था है तो इलेक्ट्रॉन विभव कितना हो जाता है? 0। इसीलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान 0 होता है, क्योंकि उसमें साम्य अवस्था रहती है। तो -2.303 log 10 m अपॉन एम एन पॉजिटिव। आरटी कहाँ गया? 2.303 RT अपॉन एन एन। अब ये माइनस में ना पूरा माल, इधर ले आओ तो ई डिग्री के बराबर में आ जाएगा। तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2.30